हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए हेल्प करेगा। तो आप चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये दोनों के लिए हेल्प करने वाला है। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो है पूरा प्रीवियस का सेट है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना एंड लास्ट में अपना स्कोर मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। क्योंकि अब जो सीटेट का एग्जाम होना है वो 7 जुलाई को होना है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 मंथ ही बचा हुआ है। तो क्या करना है, आपको डेली जो है प्रीवियस के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और कैसे पेडागोजी यानी जो आपके में आती है 75 नंबर की, कैसे कंप्लीट करेंगे, यानी कैसे फ्री में आप जो है पेडागोजी 75 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इसकी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप लोग जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो पेडागोजी है आप कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका जो एग्जाम है वो 1 मंथ ही बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है, डेली जो है एक प्रीवियस का क्वेश्चन लगाना है। पेपर 1 का भी हो सकता है और पेपर 2 का भी हो सकता है, क्योंकि क्या है, सिलेबस जो है वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं होती। जो आपका सीडीपी है, हिंदी पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, वो सब सेम रहती है। तो आपको पेपर 1 के भी जो है सॉल्व करने हो, साथ ही साथ पेपर 2 का भी सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। आप पेपर 1 चाहे दे रहे हो या फिर पेपर 2 दे रहे हो, आप दोनों अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो प्रीवियस के क्वेश्चन करना है स्टार्ट कर चुके हैं। तो पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है मिडिल स्तर पर, यानी कि जो आपका मिडिल स्तर होता है, मिडिल स्तर पर जो है अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने को चेष्टा कर रही है, यानी कि मिडिल स्तर की बात चल रही है। अध्यापन करने वाली एक अध्यापिका क्या कह रही है, बच्चों को छोटी कहानियां पढ़ने के लिए दे रही है और साथ ही साथ कहती है जो सत्ता है, न्याय के दृष्टिकोण है से इस पाठ्य सामग्री के अर्थों विचारों पर चर्चा करो। यानी कि जो सत्ता है और जो आपके न्याय है, इनके बारे में क्या करना है, विचार विमर्श करना है। साथ ही साथ क्लासरूम में तर्क वितर्क करना है, चर्चाएं करनी है। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका जो है विकास करना चाह रही है, यानी कौन सी जो है चेतना को चेष्टा करना चाह रही है। तो आपका पहला है उच्च स्तरीय भाषा कौशल का डेवलपमेंट करना चाह रही है, या फिर समालोचनात्मक जो है साक्षरता कौशल, या फिर समालोचनात्मक भाषा विकास, या फिर समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, यानी कि समालोचनात्मक जो है साक्षरता कौशल जो है विकसित करना चाह रही है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बात कही गई है अंतर्भाषिक पहचान क्या है, यानी जो अंतर्भाषिक होती है पहचान, ये क्या है। पहला है शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार जो है आश्वासन है, या फिर शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहज भाषा और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और जो है लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं, या फिर शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहज भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। तो इसमें आपका आंसर जो है कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसमें आपका आंसर जो है 2 सही होने वाला है, क्योंकि अंतर्भाषिक पहचान जो है वो आपके 2 ऑप्शन में है। इसमें बात कही जा रही है कि शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहज भाषा और कुछ क्या है लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि सहज भाषा जो नॉर्मली होती है उसको कहते हैं सहज भाषा, यानी आपने उसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई मेहनत नहीं की, आपने सहज रूप से इन्वायरमेंट से एक्वायर कर लिया। और जो लक्ष्य भाषा होती है, जैसे कि आप जब स्कूल जाते हो तो आप सेकंड लैंग्वेज जो सीख रहे होते हो, जो टारगेट लैंग्वेज आपकी होती है, यानी जो विदेशी लैंग्वेज होती है आप उसको सीखते हो, तो वो आपकी लक्ष्य भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज हो जाती है। क्योंकि क्या है, उसको आप सीख रहे हो, आपका टारगेट है कि हमको ये लैंग्वेज सीखनी है। उसके लिए आप प्रैक्टिस करते हो, बुकें खरीदते हो, टीचर जो है कोचिंग करते हो, टीचर से टीचर से क्लासेस लेते हो। तो उसके लिए क्या है, ये आपकी जो होती है जिसके लिए टाइम फिक्स होता है, यानी इतने बजे से अगर ट्यूशन भी आप ज्वाइन कर रहे हो
तो उसका टाइम फिक्स होता है कि 3 बजे से 4 बजे तक होगा या फिर 4 से 5 होगा, 5 से 6 होगा, तो उसका टाइम फिक्स रहता है। तो जो आपकी होती है लक्ष्य भाषा, वो आप स्कूल के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से सीख रहे होते हो। जो आपकी सहज लैंग्वेज होती है, आप इन्वायरमेंट से नॉर्मली तरीके से एक्वायर कर लेते हो। तो इसमें आपका आंसर जो है सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन जो आपको हाई लेवल के देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि ये जो सेट था बहुत अच्छा खासा था। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप खुद ही देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका और साथ ही साथ क्वेश्चन जो है कितने लेंथी बने हुए हैं। ठीक है, अगला है एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है, ठीक है, और शिक्षार्थी से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है, यानी जो भी उनकी मदर टंग है, उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं। फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। यानी कि एक टीचर है, वो इंग्लिश में कहानी सुनाती है, उसके बाद हर बच्चे से कहती है जो भी उनकी मदर टंग है उस लैंग्वेज में क्या है वो समूह में कहानी सुनाएं। उसके बाद क्या करना है, कक्षा की जो सामान्य लैंग्वेज है, यानी कि क्लासरूम में ऐसी लैंग्वेज फिर उसके बाद एक्वायर करनी है, यानी ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करना है कि जिसमें हर बच्चा जो है समझ पाए। ठीक है, उसके बाद कहती है कि इस शिक्षा शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है। यानी कि जो ये एक्टिविटी हो रही है टीचर के माध्यम से क्लासरूम में करवा रही है बच्चे से, इसको जो है कौन सी युक्ति के रूप में जाना जाएगा। तो पहला है भाषा अर्जन, या फिर आपका होगा बहुभाषिक नीति, या फिर होगा परभाषा व्यवहार, या फिर आपका होगा बहुभाषा शिक्षण। तो इसमें आपका आंसर जो है 2 सही हो जाएगा, यानी कि परभाषा व्यवहार। क्योंकि क्या हो रहा है, टीचर कह रही है कि जो आपको लैंग्वेज आती है पहले आप उस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें, उसके बाद जो क्लास में सामान्य भाषा है, यानी कि आप ऐसी क्लासरूम में लैंग्वेज एक्वायर करें, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करें जिसमें हर बच्चा इंक्लूड कर पाए, हर बच्चा समझ पाए। तो ये आपकी जो है परभाषा हो जाएगी। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें बात कही जा रही है कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधियां करवा रही है, ठीक है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार जो है पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। यानी 2 जोड़ियों में काम चल रहा है समूह में, तो जो पहली जोड़ी है वो वाक्य बोल रही है और दूसरी जोड़ी जो है वो वाक्य को लिख रही है। अब दूसरी जोड़ी जो है दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ी जो है उस वाक्य को लिख रही है। यानी कि क्या हो रहा है, जो पहली जोड़ी बोलती थी तो सेकंड जोड़ी लिख रही थी, अब जो सेकंड जोड़ी बोल रही है वो फर्स्ट जोड़ी लिख रही है। ठीक है, इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे, यानी जो क्लासरूम में ये एक्टिविटी हुई है इसको क्या कहा जाएगा। यानी पहला है आपका पारस्परिक श्रुत लेख था, या फिर पारस्परिक लेख था, या फिर पारस्परिक श्रवण था, या फिर जो है वाक्य श्रुत लेख था। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो श्रुत लेख और आपका अनुलेख से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता था पहले वो पूछ लिया जाता था कि बच्चा जो है सुनकर लिख रहा है तो ये आपका श्रुत लेख हो गया अनुलेख होगा। तो सिंपल सी बात है, श्रुत लेख हो जाता है क्योंकि बच्चा क्या है सुन करके लिख रहा है। अगर बच्चा ब्लैक बोर्ड से नोट कर रहा है तो कौन सा लेख हो जाएगा, श्रुत लेख हो गया या फिर अनुलेख। तो सिंपल सी बात होती थी, क्या होता हो जाता था, अनुलेख हो जाता था। बट आप देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो कितना घुमाया गया है। अगर आपकी प्रैक्टिस जो है इनफ नहीं होगी तो क्या आप क्वेश्चन को ज्ञान कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस प्रीवियस के क्वेश्चन से कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है बट पूछने का तरीका जो है बहुत चेंज हो चुका है। आप 2022 के जो क्वेश्चन ऑनलाइन हुए थे आप उठा के देख लें, और उस 2011 के क्वेश्चन उठा के देख लें, बहुत फर्क है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज जो है बहुत घुमाई जाती है सीटेट के दौरान, और क्वेश्चन जो है वो भी काफी लेंथी बनाए जाते हैं। तो इस वजह से लैंग्वेज को पकड़ना और साथ ही साथ सारा क्वेश्चन अटेंड करना, फिर उसको समझना, तो इसमें टाइम लगता है। तो इस वजह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसमें आपका आंसर जो है, यानी कि सिंपल एक लाइन में भी इसका क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन नहीं, एग्जामिनर को क्या है 4 लाइनों में 10 लाइनों में क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि क्या है आपको फंसाना है। इस वजह से क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लैंग्वेज जो है बहुत घुमाई जाती है। तो इस वजह से प्रैक्टिस जब आप करोगे प्रीवियस के क्वेश्चन से, तो आपको लैंग्वेज समझ में आएगी कि कैसी लैंग्वेज जो है पूछी जाती है।
तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें आपका जो आंसर सही होगा फर्स्ट, यानी पारस्परिक श्रुत लेख हो रहा है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और कनेक्ट होने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, वो सुन करके लिख रहे हैं। यानी जो पहली जोड़ी बोलती है वो सेकंड जोड़ी लिख रही है, और जो सेकंड जोड़ी बोल रही है वो फर्स्ट जोड़ी लिख रही है। यानी कि क्या हो रहा है, सुन करके लिखा जा रहा है और परस्पर यानी परस्पर कनेक्ट भी हो पा रहे, एक दूसरे से अंतःक्रिया भी कर रहे हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है बहुत घुमाए जा रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजीली बन सकता था, एक लाइन में बन सकता था, बट नहीं, 4 लाइनों में बनाना है तो बनाना है। तो इस वजह से आपको प्रैक्टिस जो है इनफ करनी पड़ेगी। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। ठीक है, इस वाक्य को क्या कहेंगे? बहुत सारे लर्नर हैं जो 4 से 5 बार भी सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं, बट क्या है, क्वालिफाई नहीं हो पाए। कभी 1 नंबर से रह गए, कभी 2 नंबर से रह गए। क्या वो प्रैक्टिस नहीं करते? क्या वो पढ़ाई नहीं करते? वो बहुत पढ़ाई करते हैं, इनफ करते होंगे, लेकिन क्या हो जाता है कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं करते हो। कुछ लोगों का क्या रहता है, वो ग्रामर के पीछे पड़े रहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि मॉक टेस्ट लगा लें, कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रेस के क्वेश्चन करके आपको सब कुछ, यानी आपको कंटेंट भी कंप्लीट करना है, साथ ही साथ प्रेस के क्वेश्चन भी करने हैं। सीटेट को अगर क्वालिफाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी एंड साथ में प्रेस के क्वेश्चन, 2 काम अगर आप कर लेते हैं अच्छे से और एनालिसिस भी कर रहे हैं साथ में, अगर आप प्रेस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका पेपर जो है 1 हो या पेपर 2 हो, क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि प्रेस के क्वेश्चन करने से आपको टाइम मैनेज हो रहा होता है, आपकी लैंग्वेज समझ में आपको आ रही होती, आपको ये समझ में आ रहा होता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारा एनालिसिस आपको प्रेस के क्वेश्चन से हो रहा होता है। और एनसीईआरटी जब आप फॉलो करते हो तो वहाँ से आपका कंटेंट मजबूत हो रहा होता है, साथ ही साथ पेडागोजी भी मजबूत हो रही होती है। और प्रीवियस के क्वेश्चन आप जब करते हो तो उसमें पेडागोजी जो है आपकी वो भी मजबूत हो रही होती है। तो आपको सिर्फ 2 काम करने, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस के क्वेश्चन, इतना इनफ है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। मैंने फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर लिया था सीटेट, क्योंकि ना मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग की थी, ना मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग की, बस मैंने एनसीईआरटी फॉलो किया, प्रीवियस के क्वेश्चन किए, सेल्फ स्टडी करके मैंने क्वालिफाई कर लिया। यूट्यूब की मदद ली मैंने, बट कोई ये नहीं था कि मैं ऑनलाइन कोचिंग मैंने की हो, या फिर मैंने कोई बुक परचेज की हो, या फिर मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग की हो। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन तब भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हो गया था। तो अगर आप 2 काम ही कर लेते हैं तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 10 है, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। ठीक है, इस पठन को क्या कहेंगे? तो आपका है अध्ययन कौशल, या फिर समालोचनात्मक चिंतन, या फिर बारीकी से पठन, या फिर होगा सरसरी तौर पर पठन। तो बात जो की जा रही विशिष्ट जानकारी, अगर आप विशिष्ट जानकारी चाहते हैं तो आप कैसा पठन करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आपका 4 सही होगा, क्योंकि बारीकी से आपको पठन करना पड़ेगा। अगर किसी घटना की वजह मतलब किसी घटना के बारे में आपको जानना है कि वो घटना क्यों घटी, उसमें मेन पात्र किसके थे, किस वजह से हुई, कहाँ पे घटना घटी, तो आपको ये सारी विशिष्ट जानकारी चाहिए ना, कि मतलब ये घटना हुई तो एटलीस्ट हुई कहाँ, क्यों हुई, इसका क्या परिणाम निकला, कौन इसमें इन्वॉल्व था। तो ये सारी विशिष्ट जानकारी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको बारीकी से समझना होगा कि सारी कंडीशन एटलीस्ट थी क्या, घटना घटी तो आखिर उसमें क्या घटा, आखिर क्यों घटी, क्या वजह थी। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में चाहिए होगी। तो जब डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको बारीकी से पठन करना पड़ेगा, यानी बारीकी से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। 11 है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? यानी व्याकरण जो है शिक्षण अधिगम में जो प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है वो क्या है? पहला है भाषा और उसकी संस्कृत को जानना, या फिर यह जानना कि व्याकरणिक जो प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, या फिर व्याकरणिक जो है तत्वों के बारे में ज्ञान, या फिर व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें आपका आंसर सही होगा 2, यानी कि यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। तो आंसर आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रक्रियात्मक ज्ञान को मतलब प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, तो आप जब इसके बारे में समझेंगे कि क्या है कैसे है, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें बात कही गई है कक्षा 6 की शिक्षार्थी
ठीक है। श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब से जो है जालंधर से तमिलनाडु के जो है मदुराई जाती है। ठीक है, क्योंकि क्या है उनके पिता जो है बाहर जॉब करते हैं, तो इसलिए वो जालंधर से तमिलनाडु के मदुराई जाती है। वह जो है मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, क्योंकि क्या है उसकी मदर टंग जो है वो पंजाबी है। और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। ठीक है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया, यानी जो पड़ोसी थे, पड़ोसी की मदद से उसने क्या किया, तमिल भी बोलना सीख लिया और पढ़ना भी सीख गई। उसके द्वारा जानी गई भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि उसके द्वारा जो जानी गई भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। तो पहला है अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी भाषा तमिल तथा भाषा अधिगम के अंतर्गत है। तो यानी जो उसने एक्वायर किया है पड़ोसियों की मदद से, वो तमिल लैंग्वेज थी, तो तमिल लैंग्वेज जो है वो अधिगम के अंतर्गत जाएगी। या फिर आपका होगा सेकंड, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो उसकी मदर टंग थी वो पंजाबी थी, तो जो मदर टंग है उसने जो है नेचुरल तरीके से इन्वायरमेंट से एक्वायर कर लिया। ठीक है। और साथ ही साथ जो उसकी तमिल लैंग्वेज थी उसने भी क्या किया, पड़ोसियों की मदद से, यानी पड़ोसियों के लोगों से बातचीत करके, लोगों से इंटरेक्ट होके उसने तमिल लैंग्वेज भी जो है एक्वायर कर ली। तो उसके लिए कोई इसको ट्यूशन नहीं जाना पड़ा, ना ही इसको कोई क्लास ज्वाइन करनी पड़ी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अर्जन के अंतर्गत चला जाएगा। लेकिन जो इंग्लिश है, यानी जो बच्चे को इंग्लिश भी आ रही है, तो वो आपका अधिगम के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि अधिगम जो है वो उसने विद्यालय से सीखा है। और विद्यालय में जो भी आप लैंग्वेज सीखेंगे वो आपका अधिगम के ही अंतर्गत जाएगा, यानी लर्निंग के ही अंतर्गत जाएगा। क्योंकि क्या होता है, विद्यालय में जो भी एक्टिविटी हो रही होती है टाइम के पाबंद होती है, यानी एक पीरियड जो लगा है उसका टाइम फिक्स होगा कि इस पीरियड में ये पीरियड इंग्लिश का इतने टाइम से इतने टाइम होगा। हिंदी का पीरियड है तो पता चलेगा कि 2 बजे से 3 बजे तक है। तो जो विद्यालय में जो भी एक्टिविटी हो रही होती है, जो भी लर्निंग हो रही होती है, वो आपका अधिगम के ही अंतर्गत जाएगा, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में आप एक्वायर नहीं कर रहे हो, उसके अंतर्गत आप जो है मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइम दे रहे हो। ठीक है। तो इसमें आपका ये लर्निंग के अंतर्गत जाएगा। तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा, क्योंकि पंजाबी उसने नॉर्मल तरीके से एक्वायर की, क्योंकि उसकी मदर टंग ही थी। पड़ोसियों से उसने तमिल सीख ली, तो उसने ये भी एक्वायर कर लिया। बट स्कूल से उसने इंग्लिश सीखी, तो आपका लर्निंग के अंतर्गत जाएगा, यानी कि अधिगम के अंतर्गत जाएगा। तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। पंजाबी और तमिल जो भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत जाएगी। थर्ड है तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी भाषा पंजाबी भाषा के, ये आपका गलत हो जाएगा। सभी 3 भाषाएं पंजाबी, तमिल व अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत, ये भी आपका नहीं होगा। आंसर जो है आपका 2 सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम जो भी लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपने लोगों से इंटरेक्ट होके, अंतःक्रिया करके, तो आपका अर्जन के अंतर्गत जाएगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आप कोई भी लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, कोई कोचिंग कर रहे हो, किसी की मदद लेकर के सीख रहे हो, तो आपका लर्निंग के अंतर्गत ही जाएगा। तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। अगला है, इसमें बात कही गई है कि कोटिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम में थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा, यानी जो लैंग्वेज बोली जाती है वो दूसरे क्षेत्र में थोड़ी सी डिफरेंस है, क्योंकि लैंग्वेज में क्या होता है, क्षेत्रीय प्रभाव भी आपको देखने को मिल रहा होता है। अगर आप मान के चलिए कि आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों की लैंग्वेज जो है, मदर टंग है, वो 30 प्रकार की होगी। और कुछ बच्चों की मदर टंग सेम होगी क्योंकि हिंदी ही होगी, बट क्या होगा, उनमें क्षेत्रीय प्रभाव भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ी दूर पे लैंग्वेज चेंज हो रही होती है, थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है आपको लैंग्वेज का जो क्षेत्रीय प्रभाव होता है। ठीक है। तो इसमें आपका आंसर जो है, ये 2 भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, या फिर मलयालम के 2 प्रकार हैं, या फिर मलयालम को सामाजिक बोली है, ये सामाजिक बोली है, या फिर मलयालम की क्षेत्रीय बोली है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी मलयालम की सामाजिक बोली है, क्योंकि समाज में क्या है, थोड़ा बहुत इंक्लूड रहता है, कि थोड़ा बहुत क्या है उसमें आपको क्षेत्रीय भाषा देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए आप कहीं से भी अगर बिलोंग करते हैं, वहां पे हिंदी बोली जाती है,
बट थोड़ा बहुत आप इधर उधर देखेंगे या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर जाने के बाद देखेंगे, थोड़ी दूर जाने के बाद, तो उसमें थोड़ी बहुत आपको अवधी हिंदी इंक्लूड मिलेगी, खड़ी बोली भी उसमें थोड़ी बहुत इंक्लूड मिलेगी, क्योंकि क्या होता है क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक सामाजिक बोली हो जाएगी, क्योंकि समाज में थोड़ा बहुत चेंजमेंट पाया जाता है। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी जो त्रिभाषा सूत्र है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है, मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में, या फिर मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, या फिर अंग्रेजी। तो आपका होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी जो है त्रिभाषा में फर्स्ट स्टेज पे नहीं आएगा। तो आपका आंसर जो है थर्ड गलत हो जाएगा। मातृभाषा घर की भाषा हिंदी जो है प्रथम भाषा के रूप में, तो इसमें आपका आंसर जो होने वाला है सेकंड, यानी कि मातृभाषा, फिर आप घर की लैंग्वेज जो भी रही हो, फिर क्षेत्रीय भाषा प्रथम के मतलब प्रथम भाषा के रूप में कोई भी आप एक्वायर कर सकते हैं, कोई भी आप लर्निंग कर सकते हैं। तो आंसर आपका 2 सही होगा, क्योंकि क्या है, सबसे पहले बच्चे की मदर टंग जो भी उसकी रही हो, फिर बच्चे की घर की भाषा यानी जो भी उसके घर में आस पड़ोस जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, फिर क्षेत्रीय भाषा जो है यानी बच्चा जिस भी माहौल में है, जिस भी इन्वायरमेंट में है, जो उसके विद्यालय में लैंग्वेज है, तो आपका जो है क्षेत्रीय भाषा प्रथम के रूप में हो जाता है। आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्य का पता लगाइए। तो आपका परिवार है, संबंध है और आपकी भावनाएं हैं। तो इसमें आपका कौन सा यानी भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो शब्द संपदा अधिगम को इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। तो आपका शब्द जाल है, शब्द समूह, या फिर थीम आधारित शब्दावली है, या फिर समूह शब्दावली है। तो यानी सबसे पहले क्या है, परिवार है, फिर संबंध है, फिर भावनाएं, यानी परिवार में जो व्यक्ति रह रहे हैं, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी चाचा चाची, तो सारे मतलब क्या है, परिवार में सदस्य रह रहे हैं, तो उनके बीच एक संबंध है, यानी माँ है, पिताजी हैं, भाई है, बहन है, तो उनके बीच क्या है, एक संबंध है। ठीक है, फिर क्या है, भावनाएं, यानी कुछ फीलिंग्स भी होती हैं कि माँ के प्रति फीलिंग्स अलग होगी, बहन के प्रति अलग होगी, पिताजी के प्रति अलग होगी, तो सबकी फीलिंग्स भी यानी कुछ भावनाएं भी होती हैं एक दूसरे से जुड़ी होती, क्योंकि क्या है, सभी एक साथ रह रहे होते हैं, तो फीलिंग्स नॉर्मली होती हैं, सभी के प्रति भावनाएं रहती हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, ये इसको जो है, इसमें आपका आंसर जो होगा 2, यानी कि आपका आंसर जो है 2 सही होगा, यानी थीम आधारित शब्दावली है कि परिवार है, जो संबंध है, आपकी भावनाएं हैं, तो ये थीम आधारित जो शब्दावली होगी, क्योंकि इसमें आपका जो है थीम आधारित हो जाएगा, यानी कि इसके अराउंड आप जो है बच्चे को पढ़ा भी सकते हो, और साथ ही साथ ये आपका शब्द जाल नहीं होगा, ना ही आपका समूह होगा। इसमें आपका आंसर जो है 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक को 4 विद्यार्थी भिन्न जो है विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का जो है गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है, यानी कि जेडपीडी आपका जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, और परिणामतः जो है पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे, यानी कि जेडपीडी जो है, आप जब अटक रहे हो, आपको हेल्प मिल रही है, आपकी संभावना है कि आप यहाँ तक ग्रो कर सकते हो, तो क्या हुआ, आप में सुधार हुआ, यानी आपको मदद मिल गई तो आप ग्रो कर गए, तो आपकी लर्निंग जो है वो सुधरी, यानी उसमें सुधार हुआ। तो इस विधि को क्या कहा जाएगा, आपका मॉडल पठन कहा जाएगा, या फिर व्याकरणिक अनुवाद विधि कहा जाएगा, या फिर संरचनात्मक उपागम कहा जाएगा, या फिर पारस्परिक शिक्षण कहा जाएगा। तो इसमें आपका आंसर जो है थर्ड सही होगा, यानी कि पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा, क्योंकि जो है अध्यापक और 4 विद्यार्थी भिन्न जो है विभिन्न भूमिकाओं के साथ सहयोगात्मक, यानी कि एक टीचर है, 4 स्टूडेंट हैं, वो एक दूसरे की मदद करके सीख रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया कर रहे हैं, और साथ ही साथ जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है बच्चे को, टीचर मदद कर रहा है, हाफ
सॉल्व क्वेश्चन दे रहा है, संकेत दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है। तो इसमें क्या है, पारस्परिक आपका शिक्षण हो रहा है, यानी कि सहयोगात्मक रूप से बच्चे जो हैं 4 वो आपस में मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ टीचर भी जरूरत पड़ने पर बच्चे को गाइड कर रहा है। तो ये आपका जो क्षेत्र था, यानी कि संभावना थी कि आप यहाँ तक ग्रो कर सकते हो, तो ये जो बीच का क्षेत्र था, इसको पठन बोध में सुधार होता है, क्योंकि आपको क्या है, सुधार होगा जब आपको कहीं पे दिक्कत हुई, टीचर ने आपको गाइड कर दिया आपके, या फिर आपके फ्रेंड ने आपको गाइड किया, हेल्प कर दी, तो आपकी जो लर्निंग है उसमें सुधार होगा। नॉर्मल सी बात है, आप बेहतर करोगे। तो इसमें बात वही कही जा रही कि जो ये सुधार हुआ है ये कैसा शिक्षण है, तो आपका पारस्परिक शिक्षण है, क्योंकि मदद की जा रही है और जहां पर भी मदद हो रही है, सहयोग की भावनाएं हैं, सहयोगात्मक रूप से अधिगम किया जा रहा है, तो आपका पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा। आंसर आपका थर्ड सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। तो पहला है अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता, या फिर आपका संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, या फिर आपका होगा बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, या फिर आपका होगा संप्रेषणात्मक भाषा कौशल। तो इसमें आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी कि आप बात जो कही जा रही दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया, यानी कि बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल होगा, यानी कि आपका BICS। इसके अंतर्गत क्या होता है, बेसिक, यानी कि आप जो अपने घर में भाषा बोल रहे हो नॉर्मल तरीके से, ये नहीं कि मैं जाता हूँ, आप बोल सकते हो मम्मी मुझे खाना दो, या फिर मुझे खाना चाहिए। तो अब जो भी आपके घर में लैंग्वेज बोली जाती है आप नॉर्मली वही बोल रहे हो, ये नहीं कि आप इंग्लिश में बोल रहे हो या फिर आप उर्दू में, मराठी में, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली जैसे भी सबके घर में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है आप उस लैंग्वेज में प्रयोग कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाता है कि बुनियादी अंतर जो व्यक्तिक संप्रेषण कौशल हो रहा है, यानी कि नॉर्मल तरीके से जो भी इन्वायरमेंट में लैंग्वेज बोली जा रही है आपके दैनिक जीवन में, दिन प्रतिदिन जो भी लैंग्वेज बोली जा रही है आप उसी लैंग्वेज का प्रयोग करके लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो। तो इसमें क्या आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। बट वहीं पे जो आपका सेकंड दिया गया है कि LACALP, यानी कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, तो ये आपका जैसे लैंग्वेज हो जाता है आप विद्यालय में, यानी कि आप जो घर में लैंग्वेज बोल रहे थे, जैसे भी अपनी माँ से, अपने बहन से, अपने भाई से, तो क्या वही लैंग्वेज आप विद्यालय में अपने फ्रेंडों से प्रयोग करोगे? नहीं। वही अगर आप कहीं बाहर गए हो तो क्या वही लैंग्वेज प्रयोग करोगे? नहीं, वहां पे थोड़ा सही से बोलोगे, थोड़ा सा तमीज से बोलोगे, ठीक है। तो ये जो वही अगर लैंग्वेज, यही अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो क्या अपने बॉस से वही लैंग्वेज में बात करोगे? नहीं। अगर वहां पे आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आप फ्रेंड सर्कल है आपका, जो जॉब कर रहे हैं आपके साथ, तो क्या आप उन्हीं से भी ऐसे बात करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्या है वहां की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। वहां पे आप थोड़ा तमीज से बात करोगे, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, थोड़ा अच्छे से मतलब अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो वहां की लैंग्वेज चेंज होगी, घर की लैंग्वेज चेंज होगी। तो इसमें आपका क्या है, यानी कि दिन प्रतिदिन की जो लैंग्वेज होती है अंतःक्रिया के माध्यम से जो सीखी जाती है, जो बोली जा रही है, वो आपका बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल के अंतर्गत चला जाएगा। तो आंसर आपका थर्ड सही होगा। लेकिन अगर यहीं पे कह दिया जाता ऑफिस में या फिर आप कॉलेज में, तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण किसके मतलब लिए है, यानी उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो किसके लिए होता है। तो पहला है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं, या फिर उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, या फिर उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपनी शिक्षण में सुधार की जरूरत है, या फिर उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को जो है समझने और बदलने, सुधार लाने की जरूरत है। तो इसमें आपका आंसर जो है सही होगा 4, क्योंकि उपचारात्मक का मतलब ही होता है कि जहां पे आपको फील हुआ, आपको पता चला कि बच्चे को जहां पे दिक्कत हुई है आप वहां पे बच्चे को मदद दे रहे हो। तो आपका जो मतलब आपको पता चल गया कि बच्चे को दिक्कत है या फिर टीचर को दिक्कत है, तो आप वहां पे हेल्प कर पा रहे हो। तो ये आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी कि उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने, सुधार लाने की जरूरत है। तो उसमें क्या है, आप उनकी मदद कर रहे हो। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि उपचारात्मक के अंतर्गत ही आपका होगा, यानी कि आप उपचार कर रहे हो, आप उनका इलाज कर रहे हो, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इलाज का मतलब ये है कि उनका आप निवारण कर पा रहे हो।
तो जहाँ पर भी उनको दिक्कत हो रही है आप उनकी मदद कर रहे हो। ठीक है, तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? तो आपका संकेत भाषा में व्याकरण होती है, संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं, या फिर संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, या फिर संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। तो आंसर जो है देना है नहीं, यानी कि निगेटिव आंसर आपको देना है। तो आंसर आपका 4 सही होगा, यानी संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। तो ये कहना गलत होगा कि जो व्याकरण है वो संकेत लैंग्वेज की व्याकरण नहीं होती है। ठीक है, आंसर आपका क्या है? 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का जो है पठन का उद्देश्य नहीं है? तो आपका आनंद के लिए पठन, या फिर सराहना बोध के लिए पठन, या मतलब आप इसलिए पढ़ रहे हो कोई आपकी हेल्प मतलब आपकी प्रशंसा करे, या फिर आपका होगा वहिवेशन के लिए पठन, यानी कि एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन, या फिर व्याकरण अधिगम के लिए पठन। तो आंसर आपका इसमें सही होगा 4, यानी कि व्याकरण अधिगम के लिए पठन। तो इसमें आपका क्योंकि उद्देश्य नहीं है, तो व्याकरण अधिगम के पठन के लिए कोई उद्देश्य नहीं होता है। आपकी जो लर्निंग हो रही है विस्तृत पठन अगर आप कर रहे हो तो उसका उद्देश्य ये नहीं होगा कि व्याकरण अधिगम की पठन। तो व्याकरण में क्या है, आपको डिटेल में ज़्यादा पढ़ना नहीं, उसमें फिक्स होता है कि हाँ ये रूल आपको पढ़ लेने, आपकी व्याकरण कंप्लीट है। उसमें अगर संज्ञा को आपको पढ़ना है तो आपको फिक्स है कि इतनी जो है इसकी डिफिनेशन पढ़नी है, इसके अंतर्गत ये एग्जाम्पल होंगे। अब उसके लिए आपको विस्तृत नहीं पढ़ना होता है। उसमें विस्तृत में क्या होगा, तर्क वितर्क, जिसमें उसके निगेटिव पक्ष पॉजिटिव पक्ष सबके बारे में सोचना पड़े। लेकिन जो व्याकरण होती है उसमें फिक्स है कि ये रूल आपको इतने पढ़ लेने, इसके अंतर्गत ये रूल होंगे। तो इसमें क्या है, आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 15 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। आपको पेपर जो है अच्छा खासा देखने को मिला होगा, यानी आज के जो क्वेश्चन है आपको अच्छे खासे देखने को मिले होंगे। लेवल आपको थोड़ा सा हाई देखने को मिला होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वास्तव में बहुत अच्छे ये थे, इसीलिए मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। आपको आई होप हेल्प मिली होगी अच्छे से। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में आते हैं, तो ये हो सकता है आपसे पूछ भी लिए जाएं, तो इस वजह से आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पेपर 1 में भी मदद करेंगे एंड पेपर 2 में भी ये मदद करेंगे। तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। इससे क्या होगा, आपका एनालिसिस हो जाएगा कि लैंग्वेज में आपकी कितनी पकड़ हो चुकी है, यानी लैंग्वेज जो है आपकी कितनी कंप्लीट हो चुकी है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, आप वहाँ से वो टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आएगा, सारे प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको यहाँ से हो जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम से मिलती रहे, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।